वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की ये क्लास नंबर 41 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन और वन्यजीव। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने MPGK का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर एक बार खत्म कर चुके हैं वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने MPGK का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे कि वे नोट्स प्रिपेयर कर सके। साथ ही जब वे भविष्य में किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तो उन्हें यह बेसिक आइडिया लग पाएगा कि उन्हें किस पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस देकर पढ़ना है और अपनी नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है। हमारी यह क्लास MPPSC प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि MPGK का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। स्पेशली हमने ये सीरीज MPPSC 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने की कोशिश की है। आज की इस क्लास का टॉपिक है वन और वन्य में पाए जाने वाले वन्य जीव। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्षों के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सागौन, साल, बांस और शीशम। तो इस सवाल का सही जवाब है सागौन, ऑप्शन नंबर ए। राइट। तो मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में वनों में पाए जाते हैं। आइए अब सागौन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे कि सागौन के वृक्षों का कुल क्षेत्रफल कुल वन के क्षेत्रफल का लगभग 17.8% है। ठीक है, किसका? वन क्षेत्रफल का। उपयोग इसका इमारती लकड़ी में किया जाता है, यानी कि जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, जो फर्नीचर से बनाए जाते हैं, उसके काम में यह लकड़ी आती है। तीसरी बात, होशंगाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। राइट। होशंगाबाद का बोरी क्षेत्र यह सागौन के वृक्षों के लिए बहुत ही फेमस है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। साथ ही सागौन के वृक्ष में बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, धार और जबलपुर इन जिलों में भी देखने को मिल जाते हैं, तो इनके भी नाम आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में देश के कुल बाघ संख्या का कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। यानी कि हमारे इस देश इंडिया में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसमें से कितना परसेंट MP के पास है, यह पूछा जा रहा है। 14 है, 20 है, 24 है या 22 है। तो लगभग 22% बाघ पूरे देश के मध्य प्रदेश के अंदर में पाए जाते हैं। या हम यूं कहें कि बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। और इनमें से यदि हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो सबसे अधिक बाघ कहाँ? सबसे अधिक बाघ हमको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। राइट। तो यदि हम संख्या की बात करें तो सबसे अधिक बाघ हमको कहाँ मिलेंगे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। यदि हम बाघों के घनत्व की बात करें, किसकी? घनत्व की। राइट, कि एरिया छोटा हो लेकिन बाघों की संख्या ज्यादा हो, तो इसके लिए नंबर 1 पर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़। राइट। तो सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं कान्हा किसली में। यदि बाघों के परसेंटेज की बात करें तो सबसे अधिक बाघों का घनत्व हमें देखने को मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। दोनों ही प्रश्न अलग अलग है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की स्वीकृति दी है। चलिए, एक करंट का प्रश्न है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट देता हूं, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। आपको यह बताना है कठीवाड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है। अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन या होशंगाबाद। तो कठीवाड़ा जहां पर की राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनने की घोषणा हुई है, यह अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अलीराजपुर के अंदर लगभग 90 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया यह कवर करने वाला है। राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसकी बात की जा रही है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। क्या पूछा जा रहा है कि किस पशु के लिए यह प्रसिद्ध है या पक्षी के लिए यह प्रसिद्ध है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कृष्ण मृगों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना होती है 1981 में
और जिला कौन सा पड़ेगा, तो जिला पड़ेगा इसके लिए होशंगाबाद, राइट। तो इतनी बातें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। एचएसबी मतलब ये होशंगाबाद है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, राइट। तो ये जो की पॉइंट्स है ना, इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे जब भी आप एग्जाम में बैठे। तो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वनों की बात की जा रही है, उष्ण कटिबंधी अर्ध पर्णपाती वनों की बात की जा रही है, या उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वनों की बात की जा रही है। ये नाम देखने में एक ही जैसे लगते हैं, तो जल्दी जल्दी हमें इन्हें नहीं पढ़ना, थोड़ा ध्यान देकर हमको इनको पढ़ना है। यहाँ बात किसकी की जा रही है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात की जा रही है। क्या विशेषता नहीं है, यह पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया कि क्या विशेषता नहीं है। तो ग्रीष्म ऋतु में, यानी बेसिकली इस प्रश्न से हमको ये जानकारी मिलेगी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताएं क्या क्या है, राइट। तो पहली विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जी बिल्कुल यह सही है। ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता है। इनमें उत्तम इमारती लकड़ी पाई जाती है, राइट, ये भी सही है। इनका क्षेत्र प्रदेश में पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद है, ये भी बिल्कुल सही है। इनके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है, इनके लिए कम जल की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इनके लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का क्या है, सही जवाब है, क्योंकि नहीं है यह पूछा गया है। तो ये चारों की चारों विशेषताएं आपको इनके संदर्भ में याद रखनी है। अंतिम को थोड़ा चेंज कर दिया है हमने, इनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, ना कि कम जल की। आई होप कि यह क्लियर हो गया होगा, राइट। मंडला, बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यदि हम इन स्पेशली इन जिलों की बात करें, तो जिलों को देखने से हमें क्या समझ में आता है कि यह मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के जिले हैं, राइट। यदि हम बात करें एमपी की, अगर हम मान लें कि एमपी का मैप है, तो जो इस तरफ के जिले हैं, है ना, एमपी के मैप में यदि आप देखें, तो जो ये ग्रीन वाला, जो मैंने ब्लू वाला सर्कल बनाया हुआ, जो इस एरिया में जो जिले हैं उनकी बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। कैसे, अर्ध पर्णपाती। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, राइट। यदि पूछा जाए कि उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इनके लिए लगभग 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्योपुर, शिवपुरी, रतला, मंदसौर। अभी हम इन जिलों को ध्यान से देखें। यदि हम मान ले कि ये एमपी का मैप है, राइट, तो ये जिले हमें कहाँ देखने पड़ेंगे, यह हमें मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे हमको देखने, उत्तरी हिस्से में यह हमें देखने को मिलेंगे, श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम और मंदसौर। अब पूछा क्या जा रहा है कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, राइट। तो इन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे, शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और ये वन 55 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अभी आप देख रहे होंगे पिछले दो प्रश्नों में हमने देखा कि वनों की जो स्थिति है, किस प्रकार के वन है, वनों का प्रकार वर्षा के स्तर से डिसाइड हो रहा है, राइट। इस पॉइंट को आप ध्यान देके चलेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। निम्न में से किन स्थानों पर 50% से अधिक वन है, यह पूछा गया है। अब ऑप्शन में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, जिले देखने को मिल रहे हैं। खंडवा है, बैतूल है, होशंगाबाद है, हरदा है, बालाघाट है। ये सभी क्या है, जिलों के नाम है। तो कौन से जिलों में 50% से अधिक वन है, यह पूछा जा रहा है। तो इन सभी जिलों में 50% से अधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 5 ही जिले हैं, इनको आपको कंठस्थ याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहां वर्षा, क्या होगा कि शुष्क और कटीले वनों की बात की जा रही है। तो जहां पर वर्षा का स्तर कम होगा वहां के क्या होंगे, वहां के पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जहां पर वर्षा का स्तर बहुत ही कम होता है वहां पर पत्तियां जो होती है लगभग कांटों में, कटीली झाड़ियां वहां पर पाई जाती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। यदि हम बेसिकली इस प्रश्न की बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, राइट, जहां पर कटीले वन पाए जाते हैं। और यदि बात करें
कि इस प्रकार के वन मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा इस प्रकार के वनों से घिरा हुआ है। राइट, कौन सा हिस्सा? नॉर्दर्न हिस्सा, उत्तरी हिस्सा। कौन सा जिला शुष्क कटीले वनों से संबंधित नहीं है, यह पूछा गया। देखिए प्रश्न मैंने अभी आपको बताया, जवाब भी इसका मैं बता चुका हूं, लेकिन प्रश्न को क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया है। हमें शुष्क और कटीले वन कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में। राइट, तो इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो भी हमारा उत्तरी जिला नहीं होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा गया। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सा है, शिवपुरी भी उत्तरी हिस्सा है, और मुरैना भी उत्तरी हिस्से में ही पाया जाता है, जबकि इंदौर यह मालवांचल का हिस्सा है, यह मालवांचल का एक जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जहां पर शुष्क और कटीले वन नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या नहीं है, यह पूछा गया है। क्या शासकीय वर्गीकरण का आधार नहीं है? संरक्षित वन ये आधार है, जी हाँ बिल्कुल है। आरक्षित वन भी है, अवर्गीकृत वन भी है, जबकि वर्गीकृत वन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बेसिकली सरकार ने वनों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, और ये 3 कैटेगरीज ही है जो इस सवाल का सही जवाब नहीं है। यानी कि संरक्षित वन की कैटेगरी में हमने वनों को बांटा है, आरक्षित वनों की कैटेगरी में बांटा है, और अवर्गीकृत वनों की कैटेगरी में बांटा, जबकि हमने वनों का वर्गीकरण में वर्गीकृत वन नहीं लिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। जैसे प्रश्नों के साथ मैं आईएमपी बताता हूं ना, तो यह सारे के सारे प्रश्न ही आईएमपी हैं, ये आप समझ के चलिए। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न। जिन बच्चों ने एग्जाम दी है आज से पहले, उन्हें कुछ समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न उन्हें एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरा ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है, समझना है। तो ये क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, मध्य प्रदेश में जो संरक्षित कैटेगरी के वन होते हैं, इस पर नियंत्रण किसका होता है? तो इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का होता है। राइट, किसका होता है? सरकार का। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन वनों में वृक्षों के काटने के साथ साथ पशुचारण पर भी पूर्ण रोक होती है? यानी कि इस प्रकार के वनों में आप वृक्ष तो काट ही नहीं सकते, साथ ही अपने पशुओं को भी चराने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का काम होता है आरक्षित वनों में, ठीक है, जिनको हमने आरक्षित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा तो आपको लंबे समय तक यह याद रह जाएंगे। सागौन वृक्ष का बाहुल्य किन जिलों में है? ठीक है, तो सागौन वृक्ष का बाहुल्य हमको मध्य प्रदेश के जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल और सागर, इन जिलों में देखने को मिलेगा। यानी कि इस बेल्ट में आपको सागौन के वृक्ष मिल जाएंगे। आपको इन ऑप्शंस में होशंगाबाद को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ए ही इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि होशंगाबाद का बोरी अभ्यारण्य वाला क्षेत्र सागौन के वृक्षों के लिए फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश क्या वानिकी परियोजना का शुभारंभ किस सन से हुआ था, यह पूछा जा रहा है, सीधा सीधा प्रश्न है। तो इसका शुभारंभ होता है 1995 से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना फिर से आया, कब हुआ था यह? 1995 से इसका शुभारंभ हुआ था। में आर्थिक सहयोग किसका लिया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो इस योजना में हमको वर्ल्ड बैंक सहयोग कर रहा है, यानी कि विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जहां पर किसी का सहयोग लिया जाता है और वह एक इंटरनेशनल बॉडी हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको स्पेशली अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप उसका रिविजन कर सकें। अगला प्रश्न है, सागौन के लिए औसतन वर्षा कितनी चाहिए? सागौन के वृक्ष के लिए, तो सागौन के वृक्ष 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागौन के वृक्ष किस प्रकार के मिट्टी में पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष मुख्यतः काली मिट्टी में पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा मालवांचल वाला एरिया है,
या उससे लगे हुए जो नर्मदा घाटी वाला एरिया है जहाँ पर ये काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, इन क्षेत्रों में ही आपको सागौन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। यदि आप रीवा चले जाएं, ग्वालियर चले जाएं या मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में चले जाएं जहाँ पर कि मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है, तो वहाँ आपको सागौन के वृक्ष ऑटोमेटिकली दिखना कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट बनाकर जो इन पॉइंट्स है इनको याद आप रख सकते हैं। साल के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? साल के वृक्ष मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि बघेलखंड क्षेत्र की मिट्टी का कलर कैसा है, राइट। तो हमने पिछली क्लास में मृदा का अध्ययन किया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि बघेलखंड क्षेत्र में बहुतायत में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और वही इस सवाल का सही जवाब है, जहां पर कि साल के वृक्षों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, साल के वन अत्यधिक सघन होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा। अब साल के वन ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहां पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। किससे अधिक होती है? 125 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एवरेज वर्षा कितनी होती है? यह एक प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पूरे मध्य प्रदेश का एवरेज रेनफॉल कितना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा, यहाँ आपको वैल्यू लिखनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एवीजी यानी कि एवरेज, और यहाँ पर वर्षा का जो भी है फिगर परसेंट, और आगे में सेंटीमीटर, राइट। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में मेरे सवालों का जवाब देते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपकी इच्छा हो तो दे, ना देना हो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप देते हैं तो आपका ही रिवीजन होगा, इससे आपको ही फायदा है, राइट। मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि साल के वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? साल के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग, तो इसका प्रयोग मुख्यतः रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक है? बांस उन क्षेत्रों में उगता है जहां पर लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा का स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। बांस का मुख्यतः उपयोग किस कार्य में होता है? खेतों की बाड़ लगाने में, पतंग उद्योग में, कागज बनाने में, या घर बनाने में? तो बांस का उपयोग जो है यदि देखा जाए बेसिक रूप से, है ना, तो खेतों की बाड़ इससे ऑटोमेटिकली बन ही जाती है। पतंग जो होता है इस उद्योग में भी बांस का उपयोग होता ही है। साथ ही कागज बनाने में तो होता ही है, और घर बनाने में भी बांस का उपयोग होता है। जो मिट्टी के घर बनते हैं उसमें बांसों का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? मुख्यतः, तो मुख्यतः कमर्शियल यूज के बारे में पूछा जा रहा है। इसका कमर्शियल यूज होता है कागज बनाने में, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगर उपरोक्त सभी होता तो आई थिंक वो इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट प्रश्न है, बांस से अखबारी कागज, क्या अखबारी कागज बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ऐसा एक ही कारखाना मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश का नेपानगर सिटी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेपानगर सिटी किस जिले के अंतर्गत आती है यदि यह पूछा जाए, तो यह आती है दोस्तों बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक, अगला प्रश्न है, किन स्थानों पर बांस पाया जाता है? बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला और सागर। तो इन सभी स्थानों पर बांस पाया जाता है। उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बांस है क्या है? पेड़ है, पौधा है, घास है, या बेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारी एग्जाम्स में, चाहे वो एमपी की एग्जाम हो या सेंट्रल की एग्जाम हो, सभी जगह यह प्रश्न कहीं ना कहीं आई थिंक साइंस के पेपर में यह पूछा गया है ना, कि बांस क्या है एक्चुअल में। तो बांस एक घास का रूप है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्न में से किन जिलों के जंगलों से खैर की लकड़ी प्राप्त होती है? किसकी बात की जा रही है? खैर की लकड़ी। तो खैर की लकड़ी हमको शिवपुरी, श्योपुर और गुना, इन तीनों स्थानों पर देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। खैर वृक्ष से संबंधित निम्न तथ्यों में क्या असत्य है? क्या असत्य है पूछा गया, यानी कौन सा पॉइंट गलत है। तो खैर के वृक्ष का उपयोग क्या क्या है यह हमको यहाँ पर जानने को मिलेगा बेसिकली। तो खैर के वृक्ष की लकड़ी या खैर का वृक्ष है, इसका उपयोग चर्म शोधन के लिए होता है, सही है। औषधि के रूप में होता है, ये भी सही है। और खैर के वृक्ष से कत्था बनता है, ये भी बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। खैर का वृक्ष जो है ये रंगाई करने के काम में नहीं आता है, राइट, रंगाई करने के काम में नहीं आता है, ये इन 3 चीजों में उपयोग में आता है। ठीक, आई होप कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे और नोट्स में क्या लिखना है आपको क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश में लाख का एकमात्र कारखाना, लाख बनाने का, राइट, लाख क्या है, ये पेड़ों से मिलने वाला एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पर है यह पूछा गया है। तो लाख बनाने का एकमात्र कारखाना मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी करके इसको नोट कीजिएगा, राइट, उमरिया जिला लाख बनाने का एकमात्र कारखाना। लाख मुख्यतः किस प्रकार के वृक्षों से हमें प्राप्त होता है? तो लाख मुख्यतः हमको पलाश, कुसुम और अर्जुन के वृक्षों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश से हर्रा अन्य राज्यों को भी भेजा जाता है। हर्रा क्या है, एक फल है, पेड़ का प्रोडक्ट है, तो अन्य राज्यों को भी हम यहाँ भेजते हैं। इसका उपयोग किस कार्य में होता है यह पूछा जा रहा है। किसका उपयोग? हर्रे का उपयोग। तो हर्रा का उपयोग मुख्यतः चर्म शोधन के लिए किया जाता है, चमड़े को साफ करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि हर्रा मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में मिलता है, तो यह हमको मुख्यतः 3 जिलों में देखने को मिलता है। उन जिलों का नाम है छिंदवाड़ा, बालाघाट और श्योपुर। ठीक है, श्योपुर क्या है ये? छिंदवाड़ा, बालाघाट और श्योपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस प्रजाति के हैं? सबसे अधिक वनों का परसेंटेज किसका है? तो हमारा पहला ही प्रश्न था, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो सागौन के वन ही सबसे ज्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भिलावा किस वस्तु को बनाने में उपयोग में आता है? तो भिलावा से स्याही और पेंट बनता है। ठीक है, भिलावा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्किंग नट। जिनको भिलावा समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं लिख रहा हूं, मार्किंग नट इसे हम कहते हैं। इसका उपयोग स्याही और पेंट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। भिलावा से स्याही और पेंट बनाने का प्रदेश में एकमात्र कारखाना है, वह कारखाना किस स्थान पर है या किस जिले में है? तो यह कारखाना हमें छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम स्पेशली भिलावा की बात करें तो इसका उपयोग औषधि में भी होता है। ठीक है, और यह एक जहरीला पदार्थ है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज है इसकी, आपको इसको याद रखना है। वैसे एग्जाम्स में नहीं आती, बेसिक नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। लाख होता है, क्या होता है? 1 के बाद 6 जीरो, 5 जीरो। ये उस लाख की बात नहीं की जा रही है, ये उस लाख की बात की जा रही है जो कि हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, राइट। और यह पेड़ का प्रोडक्ट नहीं है, पेड़ में रहने वाले कीट का प्रोडक्ट है। तो कीट से उत्पादित पदार्थ है, होता है बेसिकली, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम पेड़ की बात करें कि यह कीट किस पेड़ पर पाया जाता है, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के पेड़ों पर पाया जाता है। एक तो है शीशम और दूसरा है बबूल। ये 2 पेड़ों के नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं। गोंद खाने के अलावा किन किन उद्योगों में काम में आता है? तो यह भी पेड़ का एक प्रोडक्ट है, जंगल का प्रोडक्ट है गोंद। इसको खाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इसके साथ ही यह पेंट उद्योग में, प्रिंटिंग उद्योग में, दवा और कॉस्मेटिक उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। वनों के संदर्भ में जहां पर भी प्रश्न में किसी निगम की या किसी संस्थान की बात आए तो उस प्रश्न को आपको अपने नोट्स में लिखना ही लिखना है ना, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है। यहाँ किस बारे में बात की जा रही है? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के बारे में बात की जा रही है। इसके कार्य क्या है यह पूछा गया है। तो वनोपज का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना, ये क्या करती है? ये वन का आर्थिक दृष्टि से दोहन करती है, सही है। लुगदी, पेपर और इससे संबंधित उद्योगों के लिए साधनों की व्यवस्था करना, यह भी बिल्कुल सही है। जो पेपर के जो उद्योग हैं उसमें यह सपोर्ट करती है। लकड़ी पर आधारित उद्योगों हेतु कच्चे माल की व्यवस्था करना, तो ये भी इसका ही काम है। तो उपयुक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, कि 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। इनमें से एक केंद्र मध्य प्रदेश में भी स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर है यह? तो यह हमको मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में देखने को मिल जाएगा, या जबलपुर के अंदर कहें तो भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में? मुख्यालय। ठीक है, साथ ही लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 मुख्यालय और उस मुख्यालय का नाम, तो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। नेक्स्ट प्रश्न पर आता हूं, पहला वन राज्यिक महाविद्यालय कहां पर स्थित है? तो वन राज्यिक महाविद्यालय सबसे पहला बालाघाट में स्थित है। किस सन में यह बनाया गया था? तो यह 1979 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। काम क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो नए रेंजर अपॉइंट किए जाते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय जो कि 1980 में बनाया गया था या 1980 में आरंभ किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बी से बालाघाट, बी से बैतूल। ठीक है, 1979 और 1980 क्रम में है दोनों, बी 79 80। तो ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हैं या अपनी कोई ट्रिक भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में पता होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, हमें इस बात से मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन पालों और वन रक्षकों को स्थानीय वन विद्यालयों स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल सही है। यह इनमें से किस स्थान पर नहीं है? किनको प्रशिक्षण की बात की जा रही है? यहाँ रेंजरों की बात नहीं की जा रही है, या वनपाल और वन रक्षक की बात की जा रही है। फॉरेस्ट गार्ड है ना, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम भी होती है, व्यापम के थ्रू ली जाती है। वहां पर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको प्रशिक्षण किन स्थानों पर दिया जाता है? तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, किस स्थान पर नहीं दिया जाता? मुल्ताई है, लखनादौन है, अमरकंटक है, शिवपुरी। इनमें से मुल्ताई में इन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ऐसा कोई विद्यालय मुल्ताई में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कितने प्रतिशत किया गया है? राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आपको छापना ही छापना है। तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर वनों का और वनोपज के व्यापार का 100% राष्ट्रीयकरण किया गया है, 100% राष्ट्रीयकृत। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। और यह कारनामा मध्य प्रदेश ने कब करके दिखाया? तो वो सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1970। 70%। ठीक है, 70%। 70%। तो एक ही टाइप के वर्ड है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सामाजिक वानिकी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? क्या? सामाजिक वानिकी परियोजना, इसका प्रारंभ 1976 में होता है, 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो वनीकरण के कार्य को जन आंदोलन बनाना, यानी कि वनीकरण के कार्य में, पेड़ लगाने के कार्य में लोग बाग सहयोग करें, है ना, तो उसके लिए यह उन्हें प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार, अब यह रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं, के अनुसार वन एवं वन आच्छादित क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना है? ठीक है, ये पुराना डेटा है। आपको क्या करना है, आपको 2020, 2019 या 2021 जिसका भी मिले आपको, 19 से लेके 21 तक का है ना, 19 से लेके 21 तक का, इसका डेटा आपको इंटरनेट से चेक करना है और उसको आपको याद रखना है, अपने नोट्स में लिखना है। यहाँ 2017 के बारे में बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 77414। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक वन आच्छादित यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ठीक है, क्षेत्रफल के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को भी आपको इंटरनेट पे सर्च करना है, गूगल जाकर करना है आपको, तो आपको कुछ नई जानकारी आपको वहां पर देखने को मिलेगी, उनको पढ़ना है, वो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण रहेगी। और फायदा क्या रहेगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में जब प्रश्न आएगा, आपको अगर सारे एस्पेक्ट पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको गूगल करना है, राइट, या इससे जुड़े हुए कीवर्ड को आपको गूगल करना है। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न है
कि नई वन नीति के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की कुल भूमि का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। अब एक नई वन नीति आई होगी, राइट, इसमें भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है। तो भौगोलिक क्षेत्र से यहाँ मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट अथोराइज लगाई जाती है, जहाँ पर डेवलपमेंट का कोई कार्य होता है और वनों की क्षति होती है ना, या जिस क्षेत्र में वन काटे गए हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में बात की जा रही है। जहाँ पर प्रदूषण होता है, इस प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उनको क्या करना होता है कि अपने जो एरियाज होते हैं, वो जितनी भी जमीन एक्वायर करते हैं, उनमें से 33.3% हिस्से पर पेड़ होना चाहिए। ठीक, अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, यदि हम बात करें BHEL की, है ना, जो लोग भोपाल में रहते हैं वो BHEL को जानते होंगे। ठीक है, यदि इसे कैंपस की बात करें, है ना, इसका कैंपस काफी बड़ा है, तो इसका कैंपस क्या है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है ये, राइट। इस कैंपस में यदि हम प्रवेश करें या बाहर से भी हम इसे देखें तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। वो इसी नीति के परिणाम है कि उनको अपने एरियाज का 33.3% एरिया पेड़ों से कवर करके रखना होता है। ठीक है, तो वो समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र की बात की जा रही है। यदि उसे समझना हो तो हम भेल का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। या आपके घर के आसपास अगर कोई इंडस्ट्री हो ऐसी, तो आप वहां पर भी ऐसे देख सकते हैं कि पेड़ वहां पर लगाए गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकेंद्रीकृत रोपणी योजना किस बारे में बात की जा रही है। विकेंद्रीकृत रोपणी योजना में अनुदान हेतु प्राथमिकता किसे दी जाएगी, राइट। तो यहाँ पर लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध कटाई एवं शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि हम अवैध कटाई को हमको रोकना है और वन्य जीवों के शिकार को हमें रोकना है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि स्ट्राइक फोर्स का गठन किया हुआ है। 2 स्थानों पर हमने इसका गठन किया हुआ, एक तो है भोपाल और दूसरा है सागर। ठीक, अगर आपको एक नाम भी याद होता तो आप इस सवाल का सही जवाब दे पाते। तो भोपाल और सागर दोनों नाम आपको याद रखने, बेसिकली कहने का मतलब ये है। लोकवानी की योजना निजी क्षेत्र में वनोपज को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लागू की गई है। लोकवानी की योजना जब लागू की गई थी तो यह 5 जिलों में लागू की गई थी, राइट। ऑप्शन नंबर भी दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से सही जवाब है। लेटेस्ट डेटा भी मुझे इसका पता नहीं है, राइट। तो आई थिंक एग्जाम में पुराने ही प्रश्न आते हैं, या आपको अगर कुछ नया सीखने की जानने की इच्छा तो गूगल आप इसे कर सकते हैं। तो गूगल करने का मतलब ये है कि आपको नई चीज़ों के बारे में जानकारी हो, आप अपडेट रहे, है ना। अभी मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। किस स्थान की बात की जा रही है, जबलपुर की बात की जा रही है। वन अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, है ना, कौन से जो हमारे देश के कर्ता धर्ता थे जिनके मन में विचार आया कि ऐसा अनुसंधान केंद्र एक जबलपुर में भी होना चाहिए। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। वनों पर आधारित उद्योगों पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, राइट। वनों पर आधारित उद्योगों पर जोर किस योजना के तहत दिया गया। यहाँ पर यार पूरा छापते भी नहीं है, यहाँ पर पंचवर्षीय लिखा होना चाहिए। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। तो वनों को उद्योग का दर्जा बेसिकली कब दिया गया यह पूछा जा रहा है। तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, तीसरा और 7वां, राइट। तो 2 ही पंचवर्षीय योजना जहां पर वनों का जिक्र आया था, तो आपको ये दोनों पंचवर्षीय योजनाओं को अपने दिमाग में बिठा के रखना है। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया, यह पूछा गया। ठीक है, लागू है, तो यह लागू हुआ था 1974 से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। अब एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर वन में पाए जाने वाले जीवों को बचाने के लिए क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यह काम होता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिलों में फैला है। एक जिले का नाम है मंडला, जहां पर इसका मेजर हिस्सा है, और इसका कुछ हिस्सा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, राइट।
यदि हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही शेरनी नामक एक मूवी है जो कि विद्या बालन जी की है, उसकी पूरी शूटिंग बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में हुई है। इसका हमारे एग्जाम से हालांकि कोई लेना देना नहीं है, पर स्टोरी है, स्टोरी से आप सुनते हैं तो कभी कभार आपको याद रह जाता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव कौन सा है? अब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, कितने हैं राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वहां लिखिए आप नेशनल पार्क और आगे लिखिए उसकी संख्या। राइट, आपकी जानकारी चेक कर रहा हूँ, है ना, ये आपके ही फायदे के लिए। तो कोशिश करें कि आप मेरे सवालों के जवाब दे सके। जिनको पता है तो वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दे, जिनको नहीं पता गूगल से सर्च करके लिखे, राइट, नकल मार कर लिखे। फायदा क्या रहेगा, एटलीस्ट आपको उस सवाल का जवाब पता होगा फाइनली, है ना, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। देखो पता नहीं भी है तो गूगल करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्च करें मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की टोटल संख्या कितनी है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीवों की बात की जा रही है तो सबसे अधिक संख्या में चीतल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। हिरन इसका जवाब नहीं है, ये आपको याद रखना है। राइट, तो इसको तो आप ऐसे ही शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनकी दोनों की। अब आप कंफ्यूज होते हैं हिरन और चीतल में, तो चीतल क्या होता है कि हिरन के समान ही एक जीव होता है। तो हिरन इस सवाल का सही जवाब नहीं है, चीतल इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पार्क इंटरप्रिवेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई? इसको भी आपको नोटबुक में लिखना है। राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी यह पार्क इंटरप्रिवेशन योजना। यह कान्हा किसली में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और इस योजना को लागू करने में अमेरिका ने हमको सहयोग किया था। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमें इसमें सहयोग किया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गई है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1958 में, 1958 में। राइट, और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है। राइट, कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। NH3 नेशनल हाईवे नंबर 3 यहाँ से गुजरता है, जो कि आगरा मुंबई हाईवे के नाम से जाना जाता है। कौन सा हाईवे? आगरा मुंबई। आई थिंक इस प्रश्न से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए। चलिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे आप एक बार आप इसे जो भी आपकी रेफरेंस बुक हो, एक बार सारे के सारे उद्यानों के क्षेत्रफल, वहाँ आपको इंडेक्स दिया होगा, वहाँ से आप इसे एक बार रीड आउट कर ले और मोटा मोटा आइडिया आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान लगभग 950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह से मोटा मोटा आप इसमें याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है? हालो घाटी और बंजर घाटी दोनों ही हमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और खास बात क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक, पहला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो 32 पहाड़ियों से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में आप ये याद रखना है कि यह टाइगर प्रोजेक्ट से कब जुड़ा? किससे? टाइगर प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट से 1993 में जुड़ता है और यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ये कुछ बातें जो आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। जॉर्ज कैसल नामक भवन, भव्य भवन, सॉरी भवन नहीं है, भव्य भवन है, एवं सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में आती है? किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है? तो यह दोनों के दोनों ही माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अंदर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट और मंडला इन दोनों ही जिले के अंतर्गत आता है। यदि हम एरियाज की बात करें तो मंडला जिले में इसका अधिकतम हिस्सा आता है और बालाघाट जिले में इसका कुछ हिस्सा आता है।
तो इसका सही जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। दोनों ही जिले में, ये दोनों ही सही है ना, बालाघाट और मंडला। यदि अब दोनों साथ में आ गए और यहाँ पर बालाघाट और मंडला दोनों ही, अगर ऐसा ऑप्शन ना हो तो इस कंडीशन में आप मंडला को टिक करेंगे, राइट। इस कंडीशन में आप किसको टिक करेंगे? मंडला को टिक करेंगे। बाकी जानकारी के हिसाब से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट और मंडला दोनों के ही अंतर्गत आता है 1955 में। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया 1955 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, या 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। 1955 में क्या किया गया? घोषित किया गया। इससे पहले ये अभ्यारण्य हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का एक अलग से वीडियो आएगा, है ना, इसलिए अभी मैं ज्यादा डिटेल आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, वो अलग से इसका एक वीडियो भी आने वाले टाइम में आएगा। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान लगभग 950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, 940 वर्ग किलोमीटर एग्जैक्टली। चलिए, कुछ बुक के नाम अभी आने वाले हैं, जैसे कि हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस बुक के रचयिता कौन है? इस बुक की रचना की थी फॉर्सेथ ने, जे फॉर्सेथ ने। ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बुक में किस एरिया का वर्णन किया गया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बुक में कान्हा किसली का वर्णन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के रचयिता है उनबर ब्रांडेर, उनबर ब्रांडेर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब कौन से जिले में आता है? तो शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बना? यदि आपको ये पता हो तो अभी आप इसका सही जवाब दे देंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंदर में आता है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 वर्ग किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है? राइट, तो बाघ का जो पाया जाना है यह वन क्षेत्र के अंदर 10 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 15 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, लगभग इतनी सघनता पर एक बाघ, यानी कि एक बाघ को इतना एरिया दिया जाता है शिकार करने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में एक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर क्या है, इनकी सघनता या इनका घनत्व कहें सबसे अधिक है पूरे देश में, ना कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इनका घनत्व सबसे अधिक है। घनत्व कितना है कि प्रति 8 वर्ग किलोमीटर पर एक बाघ यहाँ पर पाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको अपने दिमाग में बिठानी है, प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे पर है? इंपॉर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण करके याद रखिएगा, करंट अफेयर से भी इसका संबंध अभी पुराने समय में रहा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यह केन नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। करंट अफेयर की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ, आपने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के कहीं आसपास से ही होकर या बीच से होकर निकलने वाला था, है ना, जिसके चलते शायद इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। यदि हम बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तो यह सरीसृपों के लिए विख्यात है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पादप और जीवाश्म के लिए डिंडोरी में स्थित, कहाँ पर? डिंडोरी, यह मध्य प्रदेश का एक जिला है, डिंडोरी में स्थित फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। तो इसी के साथ हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जब यह टारगेट पूरा होगा, राइट, तब मैं MPPSC मेंस का कोर्स लॉन्च करूंगा और 3 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपको पूरे पूरे कवर करवाने वाला हूँ, यानी कि आधा MPPSC मेंस का सिलेबस कवर यहाँ पर रहेगा। 3 सब्जेक्ट पूरे, और पूरे 6 पेपर में से 3 पेपर यहाँ पर कवर रहेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। वर्तमान में अभी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, किसी भी एजुकेटर ने, ट्यूटर ने अभी तक MPPSC मेंस का पूरा कोर्स यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया हुआ है। कारण ये है कि इसके एवज में कोचिंग सेंटर्स में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी मोटी फीस वसूली जाती है ना, इसीलिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया। लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं या MP में ऐसे हैं या मेरा मानना है होंगे जो कि कोचिंग या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए इससे काफ़ी मदद हो जाएगी। तो जब यह टारगेट पूरा होगा तो उस दिन हम वह कोर्स लॉन्च कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लॉन्च होने के बाद हम उसे, मतलब कि लगभग 6 महीने के अंदर लगभग हम उसे पूरा करवा सकें। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।